नमस्कार बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में हम आपको बताएंगे बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए क्या रहे अब आपकी तैयारी। और आपकी कल की तैयारी कराने के लिए हमारे साथ शो में शामिल होंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। साथ ही आज हमारे साथ खास मेहमान है कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान। श्रीकांत जी का शो में स्वागत करते हैं और पूरी रिसर्च टीम का भी करते हैं स्वागत। कुशल से जानेंगे कैसा रहा बाजार का हाल और साथ ही चावल एक्सपोर्ट्स पर एक्सक्लूसिव रिसर्च। आशीष हमें बताएंगे एफआईआईज की कैश मार्केट में खरीदारी का रुख। वरुण से हम जानेंगे बजट से पहले दमदार शेयर और 2022 का सुपर स्टॉक। देवांशी समझाएंगे बैंक एनबीएफसीज के दमदार क्वार्टर 3 अपडेट। सबसे बातचीत का सिलसिला हम आगे बढ़ाए उससे पहले बाजार के आज के कारोबार पर एक नजर डाल लेते हैं। तो हमने आज देखा बाजार में तेजी का दौर जारी रहा। आज भी निफ्टी 125 उछलकर 17,900 के ऊपर बंद हुआ। सेंसेक्स में करीब 450 अंकों की तेजी रही। निफ्टी बैंक लगातार 5वें दिन मजबूती दिखाता हुआ नजर आया। निफ्टी बैंक आज 850 अंकों के जोरदार उछाल के साथ 37,700 के पास जाकर बंद हुआ। और आइए एडिटर स्टेक में अनिल जी से समझते हैं बाजार को ताकत कहां से मिल रही है। जनवरी सीरीज के चारों ही दिन बाजार में जबरदस्त तेजी का माहौल रहा और तेजी भी ऐसी कि चारों के 4 दिन भारतीय बाजार दिन की ऊंचाइयों पर जाकर बंद हुए। आज तो बेहद अहम लेवल के नज़दीक पहुंचते हुए दिखे और वो था 18,000 का। दुनिया भर के बाजारों से हल्की सुस्ती के संकेत थे। एसजीएक्स निफ्टी 70-80 पॉइंट नीचे था, उसके विपरीत खुले हरे निशान में और उसके बाद बाजार ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। धीमे धीमे लेकिन लगातार अपनी बढ़त बनाते हुए दिखे और 17,900 के ऊपर बंद देने में कामयाब रहे। लेकिन असली एक्शन और ज़बरदस्त लीडरशिप दिखी बैंकिंग शेयरों से। एक बार फिर आज बैंक्स बेहद तेज़ी से भागे। न सिर्फ 37,000 के लेवल को पार किया, 37,500 तक भी पहुँचे, जो कि एक बड़ा लेवल था जहाँ से करेक्शन की शुरुआत हुई, उसे भी पार किया और 38,000 के बेहद करीब पहुंचते हुए नजर आया और फाइनली बंद 37,700 के आसपास बैंक निफ्टी बंद होता नजर आया। सेंसेक्स भी लंबे समय बाद 60,000 के ऊपर बंद हुआ। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में फिर से एक्शन होता हुआ दिखा। तो आज की तेजी की 2-3 बड़ी वजह ये कि एक तो कल एसएनपी और डाउ फिर से इन्होंने इंट्राडे में नए रिकॉर्ड बनाए हैं। दूसरा ये कि एफआईआईज की तरफ से कैश मार्केट में खरीदारी के आंकड़े बरकरार है। तीसरा है कि तकनीकी तौर पर बाजार ट्रेंड अपना नेगेटिव से न्यूट्रल कर चुके हैं। रेंज धीमे धीमे ऊपर की तरफ शिफ्ट होती दिख रही है। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो दिख रही है, चाहे वो एफआईआईज में हो चाहे फिर वो ट्रेडर्स जो पिछले करेक्शन में अपनी सारी पोजीशन छोड़ चुके हैं और वो एफआईआईज जो बिकवाली कर चुके हैं, अब उन्हें लेफ्ट आउट फीलिंग आ रही। अरे हम तो रह गए, हमने तो बेच दिया, अब फिर से लेना पड़ेगा। और आमतौर पर बजट से पहले जनवरी का महीना बाजार के लिए अच्छा तो होता ही है। पिछले 5-7 सालों का ट्रैक रिकॉर्ड यही कहता है। तो इन सब फैक्टर्स के बीच में जो इस सीरीज़ की शुरुआत में यानी कि पिछले शुक्रवार से तेज़ी की शुरुआत हुई है, वो लगातार बेहद तेज़ी से आगे बढ़ती हुई दिख रही है। तेज़ी भी हो रही है और बहुत तेज़ी से भी हो रही है। तो स्पीड भी ज़बरदस्त है और बढ़ने की क्वांटिटी भी ज़बरदस्त। तो 18,000 के बेहद अहम आंकड़े के नज़दीक हम पहुंच चुके हैं। 38,000 के बेहद बड़े आंकड़े के नज़दीक हम बैंक निफ्टी पर पहुंच चुके हैं। लेकिन सेंसेक्स में हम 60,000 का आंकड़ा पार भी कर चुके हैं। तो एक और दमदार और मजबूत ट्रेडिंग सेशन भारतीय बाजारों के लिए। और कल के बाजार के लिए अहम संकेत समझेंगे अनिल जी से, लेकिन उससे पहले बाजार में आज कहां सबसे ज्यादा एक्शन दिखा, ये जानने के लिए हमारे सहयोगी कुशल हमारे साथ है। कुशल, बाजार की आज की इस तेजी में कहां पर सबसे ज्यादा मजबूती थी और कहां पर सुस्ती अभी भी नजर आ रही है? जी, तो भारतीय बाजारों में अगर आप देखें तो लगातार नए साल की चौथे दिन पार्टी चलती हुई नजर आई और दमदार तेजी के साथ बाजार ने आज बेहतरीन प्रदर्शन किया। 17,900 के पार भी आज निकलते हुए नजर आया निफ्टी। और अगर आप बैंक निफ्टी को देखें तो दमदार तेजी के साथ यहां पर भी क्लोजिंग आती हुई दिखी। इनफैक्ट निफ्टी में चढ़ने वाले शेयरों की सूची में ज्यादातर बैंक्स और एनबीएफसीज थे, पर गिरने वाले शेयरों में अगर आप देखें तो यहां पर आईटी स्टॉक्स पर भारी मुनाफा वसूली आज के सत्र में बनी। बैंकिंग स्पेस आईडीबीआई बैंक टॉप गेनर निकल कर आया। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक बेहतरीन नंबर्स, इनके जो Q3 के बिजनेस अपडेट्स थे वो आते हुए दिखे। मेटल स्पेस जीएसपीएल जो स्टॉक है वहां पर 5.25% की तेजी थी। जीएसडब्ल्यू स्टील भी पीछे नहीं था और सेल में भी 3% के गेन्स बने। ऑटो स्पेस में अशोक लेलैंड, आयशर मोटर्स, बजाज ऑटो
दमदार प्रदर्शन दिखा और मारुति सुजुकी भी लगातार गेनिंग ग्राउंड्स आते हुए दिख रहे हैं। हमने एक्सक्लूसिव रिसर्च करके बताया कि राइस स्टॉक स्पेसिफिकली जो राइस एक्सपोर्ट करती हैं वहां पर अच्छी तेजी आगे के लिए भी बन सकती है, जिसका इंपैक्ट आप देखिए यहाँ पर अच्छे स्टॉक्स में देखने को मिला। 3 से 4% के गेन्स आते हुए नजर आए और आईटी स्टॉक्स में जो दिग्गज आईटी काउंटर्स थे वो तो गिरावट का रुझान दिखाई रहे थे, साथ ही जो मिड कैप और स्मॉल कैप आईटी काउंटर्स हैं वहां पर भी दबाव आया। पर अंत में जी के हिट कॉल्स को देखें तो बजाज फिनसर्व पर सिमी जी की कॉल थी, जीएसपीएल भसीन साहब ने बताया था, इनफैक्ट चंबल फर्टिलाइजर और अंत में अगर आप देखें यूनाइटेड ड्रिलिंग टूल्स पर हमारी जो एक्सक्लूसिव रिसर्च थी वो भी कारगर साबित होती हुई दिखी। 17% की दमदार तेजी के साथ यहाँ पर भी अच्छी क्लोजिंग हुई। तो डेफिनेटली अगर आप देखें तो ओवरऑल दिन जो था वो काफी बेहतरीन था। अब यही देखना होगा कि कल के सत्र में बाजार जो है किस तरह से पैन आउट करते हुए नजर आते हैं। तो चलिए सेक्टर स्पेसिफिक हाल समझने के बाद अब आज के एक्सपर्ट श्रीकांत जी का रुख कर लेते हैं। श्रीकांत जी, बाजार का जो ये नए साल का जश्न है वो अभी भी लगातार जारी है। बाजार के कॉन्फिडेंट के फैक्टर्स आपके लिहाज से कौन से हैं? बाजार को सपोर्ट कहां से मिल रहा है और कल के लिए इंट्राडे पिक और हफ्ते भर का नजरिया कहां पर रखने की सलाह देंगे? गुड इवनिंग। तो देखिए, वैसे हमें लगता है कि जो मार्केट में जो सबसे बड़ी जो वजह है जो मार्केट को ऊपर लेके जा रही है, उसकी जो वजह है वो यही है कि यहाँ पे एफआई की जो बाइंग है वो काफ़ी जोर से चल रही है। और पिछले 2 दिन से या 3 दिन से अगर आप देखें तो जो लगातार फ्लोज है वो पॉजिटिव बने हैं और उसका जो इफेक्ट है वो हमें दिख रहा है कि बैंक निफ्टी या तो जो बैंक के स्टॉक्स है वो ऊपर जा रहे हैं। जितने भी बैंक के स्टॉक्स है वो काफ़ी दिग्गज स्टॉक्स थे और उनका कंट्रीब्यूशन जो है निफ्टी में वो काफ़ी बड़ा है। साथ ही साथ अगर आप देखें तो कल तक हमने टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में भी काफ़ी अच्छी बढ़त देखी थी। हाँ बिल्कुल, आज हमने कुछ उसमें मुनाफा वसूली देखी है, लेकिन मुझे लगता है कि वो थोड़ी एक इंडेक्स मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजी थी और इसी वजह से टेक्नोलॉजी स्टॉक्स नीचे थे। अदरवाइज अगर आप देखें तो ऑटो स्टॉक्स या कमोडिटीज अगर आप देखें तो उन सभी में अच्छी तेजी बनी थी। और यही एक रीजन है कि जो अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक थे जैसे कि फार्मा थे या कमोडिटीज थे, जो पिछले कई महीनों से अंडर परफॉर्म कर रहे थे, हमने इन्हीं सब स्टॉक्स में बाइंग आते हुए देखी है। और इसी वजह से मुझे लगता है कि जो मार्केट ने एक जो फ्रेश अपमूव किया है वो इन्हीं सब सेक्टर्स या स्टॉक्स के पीछे किया है और इसी वजह से मार्केट में लगातार तेजी बनी है। साथ ही साथ जो मार्केट के जो क्रूशियल लेवल्स थे 17,500 या 17,700 जहाँ पे सबसे बड़ी कॉल राइटिंग थी, हमने उनमें भी काफ़ी बड़ी अनवाइंडिंग देखी है और इसी वजह से सपोर्ट जो है वो शिफ्ट हो रहे हैं और रेजिस्टेंस पे अनवाइंडिंग हो रहा है। तो इसी वजह से मार्केट 18,000 के काफ़ी नज़दीक आ चुका है। अगर निफ्टी की स्पेसिफिकली बात करें आने वाले 1 या 2 दिन के लिए, तो हमें लगता है कि 18,050 से लेकर 18,100 के लेवल्स शायद हम निफ्टी पे देख सकते हैं। और साथ ही साथ अगर कोई भी करेक्शन अगर आता है तो वहाँ पे शॉर्ट कवरिंग जो है वो हो सकती है और साथ ही साथ नई जो बाइंग है वो भी आ सकती है। तो 17,700 से लेकर 17,650 के काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्केट में है और वहाँ पे हमें लगता है कि वापस अच्छा एक सपोर्ट आ सकता है। बैंक निफ्टी में भी तेज़ी बनी है और बैंक निफ्टी भी यहाँ से एक बार 38,000 से लेकर 37,000 के रेंज में थोड़ा सा वक्त निकाल सकता है। ओके सर, ये तो मार्केट आउटलुक पर आपने चर्चा की। अब कल के लिए इंट्राडे पिक के लिए कौन सा स्टॉक लेकर आए हैं और पोजिशनल व्यू कहां पर रखी जा सकती है? बिल्कुल, तो देखिए अगर इंट्राडे व्यू अगर रखना है तो मुझे लगता है कि जहाँ पे काफ़ी हाई मोमेंटम है हम उन्हीं स्टॉक्स पे फोकस करेंगे। वहाँ पे हमें लगता है कि पूनावाला पे फोकस करें जो एक एनबीएफसी है। और अगर आप इसके ओवरऑल फॉर्मेशन को देखते हो तो मंथली, वीकली और डेली फॉर्मेशन पे इसने काफ़ी अच्छा एक कप विथ हैंडल फॉर्मेशन किया है और पिछले 3 या 4 दिन से वो एक ही रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ से हमें लगता है कि ये स्टॉक 250 से लेकर 255 के लेवल्स दिखा सकता है और अगर हमें स्टॉप लॉस रखना है तो हम यहाँ पे रखेंगे स्टॉप लॉस 224 का। साथ ही साथ मुझे लगता है कि जो स्टॉक्स नहीं चले थे, जहाँ पे एक्शन बनी है, वहाँ पे हमें लगता है कि वोकार्ड फार्मा पे फोकस करें क्योंकि यहाँ पे इसने एक अच्छा एक डबल बॉटम फॉर्मेशन किया है और साथ ही साथ एक पॉजिटिव रिवर्सल किया है विथ स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम रिवर्सल। तो करंट लेवल से वोकार्ड फार्मा को भी हम खरीद सकते हैं जो 435 438 के करीब ट्रेड कर रहा है। हमें लगता है कि ये स्टॉक 490 से लेकर 500 के लेवल्स दिखा सकता है जहाँ पे इसे जो रेजिस्टेंस है वो 200 दिन के एवरेज का है और हमें जो स्टॉप लॉस रखना है वो हम रखेंगे स्टॉप लॉस 420 के करीब। बिल्कुल सर, तो इंट्राडे पिक के तौर पर पूनावाला फिनकॉर्प में खरीदारी की सलाह श्रीकांत चौहान की और वॉकहार्ट फार्मा में आप पोजिशनल व्यू रख सकते हैं, ये है राय श्रीकांत जी की।
आगे बढ़ते हैं फिलहाल, और एफआईआईज की तरफ से हमें अच्छी खरीदारी के आंकड़े सामने देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में किन शेयरों पर नजर रखनी चाहिए, आशीष से समझते हैं, बताइए। देखिए, लगातार बिकवाली करने के बाद विदेशी निवेशक हैं, इनका जो मूड है वो थोड़ा सा बदलता हुआ नजर आया, क्योंकि लगातार 3 दिन से जो है अब खरीदारी कर रहे हैं। पिछले 3 दिनों में देखें तो करीब 2700 करोड़ की जो खरीदारी है वो एफआईआईज ने की है। और स्वाभाविक है कि एक तर्क ऐसा भी बाजार में माना जा रहा है कि खरीदारी वहीं करेंगे जहां पर ऑलरेडी उनका निवेश काफी बड़ा है, यानी अपनी जो पोजीशंस है यहाँ पर स्केल अप और एड अप करते हुए नजर आएंगे। तो इसकी सूची है मेरे पास। सबसे पहले आप देखिए, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस करीब 53.7% हिस्सेदारी एफआईआईज स्टॉक के अंदर होल्ड कर सकते हैं, करते हैं। तो हो सकता है कि यहीं पर पोजीशन जो है ऐड होंगी। अपोलो हॉस्पिटल्स में देखिए 51.5% है, जुबलेंट फूडवर्क्स में 41%, पीवीआर करीब 38%, इन्फो एज है, टीम लीज साइन, टेक महिंद्रा में 35% हिस्सेदारी है, मनपुरम फाइनेंस, महानगर गैस यहाँ पर 29% हिस्सेदारी है। तो इन स्टॉक्स पर नजर रखना है। बाजार में हो सकता है कि खरीदारी भी आपको विदेशी निवेशकों की तरफ से जो है इन्हीं स्टॉक्स में देखने को मिले। चलिए, तो एफआईआईज पर चर्चा हुई, आगे बढ़ते हैं। चावल एक्सपोर्ट्स के लिए क्यों आ सकते हैं अच्छे दिन, इस पर एक्सक्लूसिव रिसर्च निकाली है हमारे सहयोगी कुशल गुप्ता ने। कुशल, जरा बताएं चावल एक्सपोर्ट्स के आंकड़े क्या कहते हैं? जी, तो FY22 राइस एक्सपोर्टर्स के लिए काफ़ी दमदार साबित हो सकता है। और अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, आप देखिए FY22 में अगर आप पहले 7 महीनों में देखें तो पिछले साल के मुकाबले 33% की ग्रोथ ऑलरेडी हो चुकी है। और आंकड़ों में 8.91 मीट्रिक टन्स पहले 7 महीनों में FY21 के हुए थे। इस बारी FY22 में ये आंकड़ा 11.79 का ऑलरेडी हो चुका है। तो बचे हुए जो 5 महीने हैं, इनफैक्ट अब 3 महीने में कहूँगा, तो औसतन अगर प्रति महीना 1.68 मीट्रिक टन्स को आप कैलकुलेट करें तो 8.42 मीट्रिक टन ये आंकड़ा बनेगा। तो पिछले 7 महीने और अब के जो 5 महीने हैं उसको दोनों को जोड़ेंगे तो FY22 में ये आंकड़ा 20 मिलियन टन्स को भी पार कर सकता है। तो डेफिनेटली ये एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है हमारी तरफ से। और अगर आप देखें तो FY21 में ये आंकड़ा 17.72 जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है वो था। तो प्रीवियस रिकॉर्ड्स FY21 का FY22 में अब राइस एक्सपोर्टर्स बीट करते हुए दिखेंगे। और इससे सबसे ज़्यादा फायदा आप देखिए जो राइस एक्सपोर्टर्स हैं, जिसमें जो अगर आप टोटल रेवेन्यू का हिस्सा देखें एक्सपोर्ट्स का, तो चमन लाल सेठिया को सबसे बड़ा इंपैक्ट होगा। 88% रेवेन्यू इनके एक्सपोर्ट्स से आती है और 65% रेवेन्यू एलटी फूड्स जो दावत ब्रांड है उसकी आती हुई दिखती है। तो इन दो कंपनियों को ये जो आगे डेवलपमेंट होंगे FY22 के रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स से, वो काफ़ी बड़ा और सबसे बड़ा फायदा इनफैक्ट जो है इन दोनों कंपनियों को हो सकता है। आइए, शो में वक्त हो गया है 2022 के सुपर स्टॉक का। तो गहरी रिसर्च के बाद चुना गया 2022 का सुपर स्टॉक और लेकर हाजिर है हमारे सहयोगी वरुण दुबे। वरुण, बताइए कौन सा सुपर स्टॉक है आपके पास? तो देखिए, जो स्टॉक है वो है बालमन लॉरी। यहाँ पे आपको अच्छे मौके मिलते हुए दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि 150 साल पुरानी कंपनी और एक मिनी रत्न PSU कंपनी है। इंडस्ट्रियल पैकेजिंग, लॉजिस्टिक सर्विसेज, लुब्रिकेंट और कॉर्पोरेट ट्रैवल कारोबार में इस कंपनी की बादशाहत है। तो कंपनी का कारोबार जो है वो तो काफ़ी अच्छा है, वो तो काफ़ी प्रॉमिसिंग है। इसके अलावा काफ़ी कंपनी के पास नॉन कोर एसेट्स है करीब 1800 से 2000 करोड़ के आसपास के, जिसको भी कंपनी वैल्यू अनलॉक करने का यहाँ प्लान बना रही है। और वैल्यू अनलॉकिंग के बाद माना जा रहा है कि एक बहुत बड़ा डिविडेंड जो है वो भी कंपनी के तरफ से आ सकता है। और याद रखिएगा, शिपिंग कॉर्पोरेशन की तरह ही इस कंपनी में भी आपको कहीं ना कहीं प्राइवेटाइजेशन या फिर इस तरह का कोई जो मामला है वो भी देखने मिल सकता है। तो इसके लिए भी इस काउंटर को आपको यहाँ पे नज़र पे रखना है। कंपनी के वैल्यूएशंस देखिए, बहुत बेहतरीन वैल्यूएशन है इस कंपनी के। फिलहाल अगर आप आय देखेंगे तो करीब 1500 करोड़ के आसपास की है। FY23 तक 2000 करोड़ के आसपास जाने का अनुमान है और FY25 तक करीब 6000 करोड़ के आसपास के आय का लक्ष्य जो है वो इस कंपनी का है। यानी कि यहाँ से आय जो है 3 से 4 गुना बढ़ सकती है। कंपनी लगातार डिविडेंड भी देते आई है। अगर आप देखेंगे तो इसके पहले कंपनी ने 7.5 रुपये 2020 में, 2021 में भी करीब 6 रुपये के आसपास का डिविडेंड जो है वो इस कंपनी ने दिया है। तो डिविडेंड के लिहाज से भी ये कंपनी काफ़ी बेहतर है। फिलहाल अगर आप EPS देखेंगे तो करीब 7 रुपये के आसपास का है, जो बढ़ के 20 रुपये के आसपास हो जाएगा। और आगे चल के फिर इसके चलते आपको अच्छी खासी बढ़ोतरी जो है वो भी इस कंपनी में देखने मिल सकती है। तो वैल्यूएशन अच्छे हैं, इसके अलावा फंडामेंटल जो है वो भी इस कंपनी के काफ़ी बेहतर है। लेकिन अनिल जी को ये स्टॉक क्यों पसंद है वो भी एक बार सुन लेते हैं।
ये गवर्नमेंट की बहुत बढ़िया सोच हो रही है कि जहाँ अच्छी कंपनियाँ हैं वहाँ प्रोफेशनल मैनेजमेंट को बिठाया जाए और वो प्रोफेशनल मैनेजमेंट कमाल कर सकता है। तो सबसे पहले तो मैं उनके ऊपर बेट करता हूँ। लॉजिस्टिक्स में ये एक बड़ा एक्सपेंशन कर रहे हैं, कैपेक्स प्लान पूरा कर चुके हैं, उसका असर अब आना शुरू हो जाएगा। और लुब्रिकेंट बिजनेस तो इनका अच्छा चल ही रहा है, कोई दिक्कत है ही नहीं। सो पहला क्वालिटी मैनेजमेंट है, दूसरा ग्रोथ ज़बरदस्त है। 2025 तक 6,000 करोड़ का रेवेन्यू आराम से करेंगे, यानी कि 3 टाइम रेवेन्यू होगा। उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और अगर 20 रुपये की EPS करेंगे तो मुश्किल से 6 के मल्टीपल पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, जो कि बहुत ही सस्ता है। एक और चीज़ जो है वो है डिविडेंड को लेकर। 6 रुपये डिविडेंड पिछले साल दिया, उसके पहले 7.5 रुपये डिविडेंड दिया। तो हर साल आपके लिए डिविडेंड बहुत ही तगड़ा आता है। डेट फ्री कंपनी है, हाई डिविडेंड यील्ड कंपनी है। 225 करोड़ का मुनाफा अगले साल कर सकती है आराम से। मतलब कहीं इसमें गलत जाने की गुंजाइश ही नहीं है। मेरे बहुत एग्रेसिव टारगेट है 250 रुपये, 200 पहला टारगेट है, 250 और 300 रुपये। दीप एक चीज़ कह सकता हूँ, 300 रुपये पे भी आने पर स्टॉक में ये लगेगा कि ये 300 रुपये की। बस एक ही चीज़ है जी, इंतज़ार करना पड़ सकता है आपको। ये कब होगा, 6 हफ्ते में होगा, 6 महीने में होगा या 2 साल लगेंगे, वो कहना मुश्किल है। लेकिन MTNL में भी आपने देखा, शिपिंग कॉर्पोरेशन में भी आपने देखा, हिंदुस्तान कॉपर में भी आपने देखा, वक्त लगता है लेकिन वो जब आप टाइम देते हैं तो स्टॉक 2 गुना 3 गुना 4 गुना करके आपको देता है। तो इसमें भी वो बड़ा पोटेंशियल है। फिलहाल 200, 250 और 300 रुपये के टारगेट के लिए आपको इन्वेस्टमेंट के लिहाज से जब भी बाजार कमज़ोर हो, ख़राब हो, आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। और कल के बाजार पर क्या रखे तैयारी और बाजार के लिए अहम संकेत बता रहे हैं अनिल जी। भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स लगभग 60-70 अंक नीचे ट्रेड कर रहे थे, यानी कि अमेरिका में हल्की फुल्की सुस्ती का ट्रेडिंग सेशन हो सकता है। वैसे भी बॉन्ड यील्ड्स थोड़ी सी बढ़ी हुई है। नैस्डैक और डाउ दोनों अलग अलग डायरेक्शन में थोड़ा ऊपर नीचे वोलेटाइल ट्रेड कर रहे हैं। तो देखते हैं अमेरिका में क्या कुछ होता है। लेकिन भारतीय बाजार अमेरिकी बाजारों से बेखबर और नज़रअंदाज होकर कोरोना के मामलों को दरकिनार करके मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं। कल है वीकली एक्सपायरी का दिन भी, शॉर्ट्स काफ़ी हैं तो निचले स्तरों पर सपोर्ट तो मिलेगा ही, इसमें कोई डाउट नहीं। देखना होगा आज FIs की खरीदारी के आंकड़े किस तरह के आते हैं। 17,800 कल तुरंत प्रभाव से ये सपोर्ट का काम करेगा। कमजोरी का पहला संकेत तभी मिलेगा आपको जब आप 17,800 के नीचे ट्रेड करना शुरू करें। और एक बार 18,000, 18,025 के लेवल को पार करके अगर निफ्टी टिक गया तो फिर तेज़ दौड़ लगाकर 18,200 की तरफ बढ़ने की तैयारी बाजार की होगी। अब जो पड़ाव आ रहे हैं हर 200 पॉइंट पर है। 17,800 के बाद 18,000, 18,000 के बाद 18,200, 18,400, 18,600, इस तरह का एक्शन बनता हुआ दिख रहा है। प्री बजट बाइंग भी होती हुई दिख रही है। जनवरी का महीना आमतौर पर FIs के फ्लोज के लिहाज से, बजट की उम्मीदों के लिहाज से और स्पेशली जब हल्के बाजारों दिसंबर की बिकवाली के बाद तो मजबूत रहता ही है और वैसा ही होता दिख रहा है। हो सकता है इन लेवल्स के आसपास आने के बाद, नॉन स्टॉप रैली के बाद थोड़े से इंडेक्स के लेवल पर हम थोड़े से आराम करते हुए दिखें, ठंडे होते हुए दिखें, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कल भी बाजार में भरपूर रहेगा और ट्रेडर्स को वहीं पर फोकस करना चाहिए। श्रीकांत जी आपके पास आ रहे हैं और समझेंगे कि लंबी अवधि की खरीदारी करने के लिए कौन सा पिक आज आप लेकर आए हैं। बिल्कुल, तो देखिए अगर लंबी अवधि का अगर नजरिया रखना है और अगर कोई एक स्टॉक अगर लेना है तो हमें लगता है कि इन्फोसिस टेक्नोलॉजी पे फोकस करें। उसकी वजह यह है कि आज के दिन में ये स्टॉक काफ़ी अच्छा करेक्ट हुआ है और हमें जो एक फाइनेंशियल सेक्टर या तो FMCG सेक्टर जो काफ़ी अच्छा लग रहा था, वहाँ पे हमने काफ़ी अच्छी तेज़ी देखी है। इसके बाद अगर कोई तेज़ी बन सकती है आने वाले शॉर्ट टर्म में एज वेल एज लॉन्ग टर्म में, तो वह है इन्फोसिस, जहाँ पे कुछ हमें अपग्रेड्स भी देखने मिल सकते हैं। तो करंट लेवल से अगर 1850, 1842 के करीब भी अगर हम इन्फोसिस लेते हैं तो हमें लगता है कि ये स्टॉक 2000 से लेकर 2050 के लेवल्स हमें दिखा सकता है। और साथ ही साथ अगर कोई करेक्शन अगर आता है तो उसमें और हम पोजीशंस ऐड कर सकते हैं। वैसे अगर आप देखा जाए तो जितनी भी टेक्नोलॉजी के स्टॉक्स है उन सभी में एक बड़ी तेजी बनी है और पिछले साल का ये जो सेक्टर था वो काफ़ी बड़ा आउट परफॉर्मर था। साथ ही साथ अगर आप देखें तो पिछले कई सालों से इसमें परफॉर्मेंस बना है और जो इसकी ऑर्डर बुक है वो लगातार उतनी ही मजबूत होती जा रही है। तो अगर एक हम भरोसे का अगर कोई स्टॉक, अगर हम किसी एक भरोसे के स्टॉक की बात करें तो हमें लगता है कि बिल्कुल इन्फोसिस पे हम भरोसा रख सकते हैं आने वाले 6 से 12 महीने के लिए। करंट लेवल से खरीदे और 1740 का स्टॉप लॉस रखें। तो इन्फोसिस में लॉन्ग टर्म खरीदारी करने की सलाह श्रीकांत चौहान की। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब कल का ऑप्शन। मोतीलाल ओसवाल के चंदन तापड़िया का करते हैं शो में स्वागत। चंदन जी बताइए कल के लिए कहां रखी जा सकती है ऑप्शन स्ट्रैटेजी। देखिए बाजार में एक जोरदार रिकवरी पिछले 3-4 दिनों में देखने को मिली है
और ये पूरी रिकवरी में आप देखोगे तो बैंकिंग, फाइनेंशियल्स, ऑटो, रियल एस्टेट काउंटर ने एक दमदार प्रदर्शन किया है। हमारा ऐसा मानना है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में दोनों में मोमेंटम बरकरार रहेगा और सेलेक्टिव स्टॉक्स जहाँ पे रिसेंट ब्रेकआउट हुए वहाँ पे शॉर्ट कवरिंग के ट्रिगर भी देखने को मिलेंगे। तो अब हम दो नए आइडिया यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में हम बार बार आईसीआईसीआई बैंक, टाइटन, बजाज फाइनेंस, सन फार्मा इन पे जिक्र कर रहे थे। अब दो ट्रेड रहेंगे, पहला रहेगा मारुति पे, दूसरा रहेगा ओबेरॉय रियलिटी पे। तो मारुति का जो जनवरी का 8,000 का कॉल है वो लेने की सलाह रहेगी। 112 का प्राइस चल रहा है, 70 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए। 222 रुपए तक के यहाँ पे टारगेट बन सकते हैं। स्टॉक ने आप देखोगे पिछले काफी दिनों का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया है और यहाँ पे जो बिल्टअप के साथ में ऑप्शंस की एक्टिविटी बन रही है वो इंडिकेट कर रही है 8200 तक का मूवमेंट बनना चाहिए। दूसरा जो ट्रेड है वो रहेगा ओबेरॉय रियलिटी पे। ओबेरॉय रियलिटी ने लगभग अपने 30-35 दिनों का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया है। काफी अच्छा वॉल्यूम सर्ज काउंटर में देखने को मिला है कि मूविंग एवरेज के ऊपर ये होल्ड कर रहा है। तो इसका जो 940 का कॉल है वो लेने की सलाह रहेगी। 35 रुपए के आसपास बंद हुआ है, 20 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और हमारा मानना है कि ये कॉल बढ़ के कहीं न कहीं ऊपर में 65 रुपए का टारगेट दिखाता हुआ नजर आएगा। बहुत शुक्रिया चंदन जी, कल के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी बताने के लिए और साथ ही श्रीकांत जी आपका भी शो में शामिल होने के लिए।